हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, सबसे पहले मैं आप सबसे एक माफी मांगना चाहता हूं कि पिछली वीडियो और इस वीडियो में काफी लंबा ड्यूरेशन हो गया। उसके लिए कारण यह बना कि एक तो नंबर ऑफ कंसल्टेशंस इस पीरियड में काफी ज्यादा आई हैं, क्योंकि कोविड का माहौल है, सबके मन में एक फियर है और वो फियर साइकोसिस से लोग डरते भी हैं कि हमारे साथ क्या होगा। सो नंबर ऑफ कंसल्टेशंस बहुत ज्यादा थी। फिर साथ में हमारा जो नया कोर्स शुरू हुआ है उसका भी प्रेशर था, और बीच में जो वेदर था, वेदर वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सो मेरा गला प्रॉपरली मेरा साथ नहीं दे रहा था। सो जब तक गला ठीक ना हो जाए तो वीडियो बनाने का कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं वो विचारों की बजाय मेरा फोकस मेरे गले पर जा रहा था। सो मैंने थोड़ा सा वेट करना अच्छा समझा। और इस बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई। वो घटना क्या थी? एक दर्शक ने मेरे को एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भेजा। ऊपर से देखने में ऐसे लगता था कि दैट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, मगर जब मैंने उस क्वेश्चन को जरा आराम से एनालाइज किया, इट वाज रियली अ वेरी वेरी डीप क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आते तो हर दर्शक के मन में है। जो भी एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहता है, ऐसे क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं। मगर नॉर्मली लोग ऐसे क्वेश्चंस से भाग लेते हैं या उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। मगर आप सब जानते हो कि ना तो मैं ऐसे क्वेश्चन से भागता हूं जहां से लोगों को ये लगे कि इनके मीनिंग थोड़े से डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि जो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसी में ज्यादा नॉलेज पड़ी होगी। सो सबसे पहले तो दर्शकों, मैं आपके साथ उस क्वेश्चन को शेयर करूंगा और उस क्वेश्चन के माध्यम से जो आंसर्स मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में देना चाहता हूं या एस्ट्रोलॉजी की रियल नॉलेज के बारे में आपके कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं, वो आपके सामने है। सो अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। हालांकि उस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया था। जैसे कि अब दर्शकों आप देख रहे हो कि स्क्रीन शेयर हो गई है, आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने है। आपके लिए, दर्शकों के थोड़े से बेनिफिट के लिए मैं आपको पढ़ भी देता हूं। सर, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, इफ यू प्लीज रिप्लाई देन माई डाउट विल बी क्लियर। इट्स रिगार्डिंग व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड प्लैनेट्स एंड वेदर वी शुड वर्शिप प्लैनेट और हिज लॉर्ड। आई एम रियली कंफ्यूज, प्लीज रिप्लाई। हालांकि दर्शकों, इसका आंसर मैंने तुरंत दे दिया था। जिस वीडियो के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, ये आंसर उसमें पड़ा है। जो दर्शक मेरे साथ यूट्यूब कम्युनिटी पे जुड़े हुए हैं वो इस आंसर को पढ़ भी चुके हैं, मगर बाकी सभी दर्शकों के लिए मैं उसका आंसर आपको पढ़ भी देता हूं। प्लैनेट्स वर नॉट क्रिएटेड फॉर एस्ट्रोलॉजी. Astrology was actually created almost 10,000 years ago. The rishis used them as a symbol to decipher deep meaning of different energies of life. देखिए, जो प्लैनेट्स थे, प्लैनेट्स तो जब धरती की इंसेप्शन हुई या ये सृष्टि बनी, प्लैनेट्स तो उसी समय बन गए। प्लैनेट्स हमारी एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं बनाए गए। प्लैनेट्स तो बने लाइफ को फॉर्म देने के लिए। एनर्जी है, आप सब जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी आई। बिग बैंग थ्योरी के बाद जैसे वो एनर्जी कंडेंस होके डिफरेंट मासेस में मतलब कन्वर्ट हो गई, जिसमें स्टार्स बन गए, सूर्य बन गया, प्लैनेट्स बन गए और प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स बन गए, तो वो एनर्जी की कंडेंसेशन थी। अब वहां पे क्योंकि परमात्मा ने लाइफ को एक फॉर्म देनी थी, एक लाइफ को एक लॉजिक देना था और लाइफ का कोई पर्पस बनाना था, ये डिवाइन चीजें थी। लाइफ आनी थी, इस वजह से प्लैनेट्स बने। एस्ट्रोलॉजी के लिए प्लैनेट्स नहीं बने, मगर ऋषियों ने उन्हीं प्लैनेट्स को यूज कर लिया एज ए सिंबल टू डिसाइफर आवर इनर एनर्जीज, जिससे हम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का कॉन्सेप्ट भी समझते रहे हैं। जो एनर्जीज हमारे अंदर हैं वही एनर्जीज हमारे बाहर है। हम बाहर से अंदर की चीजों को समझ सकते हैं या अंदर से बाहर की चीजों को समझ सकते हैं। सो ये जो ब्लेंडिंग बनी, ये जो सामंजस्य ऋषियों ने बनाया, ये इतना परफेक्ट था कि आप देखो कि एस्ट्रोलॉजी का
शुरुआत तो आप देख सकते हो कि वेदों के समय से हो गई थी। मैं ये बात एस्ट्रोलॉजी, उस एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में ज्योतिष का शास्त्र है, वेदों का अंग है। मैं इस बृहद पराशर होरा शास्त्र या मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं कि जो ज्योतिष वेदों का अंग है, ये तो वेदों के समय से शुरू हो गया। हम वेदों को 4000 साल पहले मान ले, 10,000 साल पहले मान ले, उससे हमारे इस क्वेश्चन के आंसर के क्वालिटी में या उसके कंटेंट में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हमें उस चीज को समझना है कि क्या प्लैनेट्स को ऋषियों ने किस चीज के लिए यूज किया, फिर प्लैनेट्स को क्या वर्शिप करना चाहिए, प्लैनेट्स के वर्शिप से हमें क्या मिलेगा, क्या प्लैनेट्स की एनर्जीज एनहांस होगी, उसको कम भी किया जा सकता है। इन सभी के आंसर्स हमें आज की वीडियो में खोजने हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय वर्शिपिंग अ प्लैनेट और इट्स लॉर्ड। वी कैन प्लीज एनी एनर्जी एंड इट्स गुड और बैड इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड और इंक्रीज्ड। देखो, प्लेनेट को वर्शिप करने से ही प्लेनेट की एनर्जी ना कम हो जाएगी ना ज्यादा हो जाएगी। अब ये जो चीज है, ये मैंने क्यों लिखी है, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं। आपका जो चार्ट है, ये प्लैनेट्स की, एक्चुअल प्लैनेट्स की मैपिंग है जो आपके हॉरोस्कोप में होती है। आपके प्लैनेट्स की मैपिंग आपके हॉरोस्कोप में हो गई, प्लैनेट आपके एक जगह पे फिक्स हो गए। और ये जो प्लैनेट की फिक्सिंग होती है, कहीं ना कहीं इसमें आपके पास्ट जन्मों का पूरा लेखा जोखा होता है कि पास्ट जन्मों में हमने उन प्लैनेट्स की एनर्जी को कैसे इस्तेमाल किया, किस एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, किसका कम इस्तेमाल हुआ, वो हमारी डिग्रीज से और उसकी प्लेसमेंट से हमें पता लगता है। जो चार्ट हमारा बनता है, उसमें कोई प्लैनेट स्ट्रांग है और कोई प्लैनेट वीक है, किसी प्लैनेट की पोजीशन कहां पे है। प्लैनेट की स्ट्रेंथ उसकी पोजीशन से जो हमारे चार्ट में हमें पता लगता है, उससे हमें प्लैनेट की स्ट्रेंथ का पता लगता है। सिर्फ अकेला वर्शिप करने से अगर हम सोचें कि प्लैनेट की एनर्जी को हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो हमारे ज्योतिष का कॉन्सेप्ट था या जो पर्पस ये था कि हमें अपनी इन एनर्जीज को जानना है। क्योंकि ऋषियों ने प्लेनेट वर्ड यूज नहीं किया, ऋषियों ने वर्ड यूज किया ग्रह, यानी कि जो ज्योति के पुंज जहां से हम उन एनर्जीज का ग्रहण कर सकते हैं। यानी इन्फ्लुएंस तो उनका है, मगर हमें उन एनर्जीज का ग्रहण करना है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान किसी भी एनर्जी को ग्रहण कर सकता है। वो उसके चार्ट में जैसे वो ग्रह पड़े हैं, किस अवस्था में पड़े हैं, किन डिग्रीज में पड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, उनके ऊपर कोई ऑस्पेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सारा हॉलिस्टिक सब्जेक्ट है। ये अकेला एक प्लेनेट की एनर्जी के बारे में सिर्फ बोलना कि जी हम उस प्लेनेट को वर्शिप कर लेंगे तो वो हमारा प्लेनेट इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें उस प्लेनेटरी एनर्जी को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है कि वो प्लेनेटरी एनर्जी हमारे जीवन में उसका प्रभाव क्या है, ये ग्रह का एक्चुअल मतलब है। पहले तो हमें उस चीज को जानना है। फिर कोई भी प्लेनेटरी एनर्जी का यूज हम कैसे करते हैं, हमें परमात्मा ने ये शरीर अगर दिया है तो कर्म करने के लिए दिया है। कर्म के माध्यम से ही हम प्लेनेटरी एनर्जीज को यूज करते हैं। we have to perform karmas as per the energy of the planet in our horoscope। और वो कर्म कहीं ना कहीं destined है, निश्चित है, क्योंकि प्लेनेटरी एनर्जी हमारा रिसोर्स है। हमारे पास जो भी एनर्जी पीछे से हम लेकर आ रहे हैं या जो हमारी एक्वायर्ड या संचित एनर्जी है, वो तो पीछे से आ रही, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन की शुरुआत उसी हमारे एनर्जी रिसोर्स से ही होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। हमें जो अपने कर्म करने हैं, राइट स्पिरिट में करने चाहिए, राइटियसनेस के साथ करने चाहिए, अच्छे तरीके से करने चाहिए। अब ये कहना कि ये किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आपके प्लेनेट की, यानी उस ग्रह की प्लेसमेंट के ऊपर। अब उन्हीं चीजों को हम जानेंगे थोड़ा सा और अंदर जाकर जानने से हमें पता लगेगा
कि ऋषि एक्चुअल में इस सब्जेक्ट के बारे में उनका थॉट प्रोसेस क्या है। अब हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगली स्लाइड पे जब हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ऋषि आगे के लिए हमारे लिए क्या कह रहे थे। यस, जो अगली स्लाइड है आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने डाला है कि वैदिक प्रीचिंग ऑफ वर्शिप ऑफ प्लैनेट्स, कि अगर हम सीधा सीधा प्लैनेट्स को वर्शिप करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। और ये जो सेंटेंसेस हैं ये मैंने उन मंत्रों से उठाए हैं जो हमें ज्योतिष शास्त्र में मिलते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि प्लैनेट्स की ये कैरेक्टर्स हैं, प्लैनेट की ये स्पेसिफिकेशंस है, प्लैनेट ऐसे होता है वैसे होता, और जो उसका आखिरी सूक्त होता है, कोई भी प्लैनेट आप शास्त्र में उठाकर देखिए, उस मंत्र के आखिर में ये लिखा होगा कि अगर हम उस प्लैनेट की वंदना करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ऋषियों का मतलब यह था कि उस प्लैनेट की, उस ग्रह की एक्चुअल ग्रहण करने योग्य समर्था क्या है। हम किस चीज को ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करने के लिए उस प्लैनेट या उस ग्रह के पास कौन सी क्वालिटीज है। पहले तो ऋषियों ने वो क्वालिटीज बताई, और उसके बाद आखिरी सूक्त में उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान उस प्लैनेट की वर्शिप करता है तो उसे क्या मिलेगा। आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैंने वो लाइंस, बाकी लाइंस सारी ओमिट कर दी क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सो मैं सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रहूंगा जिसमें हमें वर्शिप के बारे में बात करनी है। सबसे पहले सन, जो कि राजा है, आप सब जानते हो, किंग प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है, और बेसिक एनर्जी सूर्य की ही है जिससे हमारे ये जो जीवन है ये जो चलता है। तो सन के बारे में ऋषियों ने मंत्र में क्या कहा, ही हु वर्शिप्स प्लेनेट सन गेट्स विक्ट्री ओवर ब्लाइंडनेस एंड इग्नोरेंस। ब्लाइंडनेस एंड इग्नोरेंस यानी कि प्रकाश जहां भी जाएगा वहां अंधकार, अंधापन, अंधेरा और इग्नोरेंस, क्योंकि सन हर तरह के शास्त्र का ज्ञाता है, हर तरह की शास्त्रों की नॉलेज सन के पास है। तो जो सन को वर्शिप करेगा उसे क्या मिलेगा, अंधकार से मुक्ति मिलेगी और साथ में अज्ञान से मुक्ति मिलेगी, एंड विल बी द नोअर ऑफ हिज इटर्नल इनर नेचर। और उसको सूर्य की अंदर की नेचर, जो उसका एक्चुअल कैरेक्टर है, उसके बारे में उसको पता लग जाएगा। अब आप देखिए, वर्शिप करने से क्या मिला आपको, आपको प्लेनेट को अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत आसानी हो गई। प्लेनेट बढ़ा नहीं, ना ही प्लेनेट कम हुआ, ना प्लेनेट की सिग्निफिकेशन इंक्रीज हुई, ना ही प्लेनेट की सिग्निफिकेशन डिक्रीज हुई। अब और प्लैनेट्स के बारे में भी देखते हैं कि क्या कहा ऋषियों ने। चंद्रमा के बारे में उन्होंने कहा, ही हु वर्शिप्स प्लैनेट मून बिकम्स हैप्पी एंड पीसफुल। सिंपल एक सेंटेंस में उन्होंने बात खत्म कर दी कि अगर हम चंद्रमा यानी कि अपने मन की वर्शिप करते हैं तो हम क्या, हमें मिलेगा, हमें हैप्पीनेस मिलेगी। और वैसे भी चंद्रमा हैप्पीनेस का तो कारक है, और हमें पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। तो चंद्रमा को वर्शिप करने से आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, आपको कोई मेटीरियल पोजेशंस नहीं मिल रही, आपको कोई डिजीजेस से मुक्ति नहीं मिल रही। आपको क्या मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है। आपको क्या मिल रहा है, आपको शांति मिल रही है, जो उस प्लेनेट की ग्रहण करने योग्य समर्था है। अब आप देखिए, वर्शिप करने से हम उस प्लेनेट की एनर्जी को उसके सही स्वरूप में ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। बाकी प्लैनेट्स भी आप जान लीजिए। मंगल के बारे में ऋषियों ने क्या कहा, ही हु वर्शिप प्लैनेट मार्स विल बी स्ट्रॉन्ग, फियरलेस एंड एवर यूथफुल। अब आप बताइए कि इसमें प्लैनेट की सिग्निफिकेशन के बारे में कुछ नहीं है, प्लैनेट की बेसिक नेचर के बारे में ही है कि आपको उस प्लैनेट की बेसिक नेचर, आप सब जानते हो, फायरी प्लैनेट है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, फियरलेस है, यूथफुल प्लैनेट है। सो वो चीजें आपको, क्योंकि वैसे भी मार्स आपके अंदर ये चीजें रूटीन में डाल रहा है, ऐसे नहीं है कि उसको वर्शिप करने से ही ये चीजें आपको मिल रही हैं। हाँ, वर्शिप करने से क्या मिल रहा है
कि आपको उन चीजों के बारे में समझ मिल जाएगी कि मार्स ने हमें ये चीजें दे दी। अब मरकरी के बारे में देख लीजिए। He who worships Mercury is blessed to have intelligence and analytical logics. मरकरी हमें क्या दे रहा है? मरकरी हमें इंटेलिजेंस देता है, आप सब जानते हो। मरकरी हमें लॉजिक्स, रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स दे रहा है। सो जो मरकरी को वर्शिप करेगा, डेफिनेटली अब आप किसी चीज का बहुत ज्यादा साधना करते हैं, तप करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं, तो आपका फोकस उसी एनर्जी के प्रति हो जाता है और वो चीज आपको मिल जाती है। फिर बात करते हैं वीनस की। He who worships Venus increases beauty, becomes a guru. गुरु भी कौन सा? गुरु ऑफ लाइफ। ये जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, पिछली वीडियोस में वीनस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं। वीनस लाइफ का गुरु है। Becomes a guru of life, is free of obstacles and will be potent and fertile. ये वीनस का कैरेक्टर है। शुक्र का संबंध शुक्राणु से है, तो वो पोटेंसी, वो फर्टिलिटी वाला एस्पेक्ट वहां पर है। और शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है। सो आप समझ सकते हो कि हर तरह की कठिनाई से, और सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? वो मृत्यु वाला योग है, बल्कि उससे भी पार पाने की समर्था का ज्ञान उसके पास है। और वो ही चीजें हम शुक्राचार्य को अगर हम वर्शिप करते हैं, तो वो नॉलेज हमें, जो नॉलेज हम शुक्र से ग्रहण कर सकते हैं, वो हमें मिल सकती है। मिलेगी नहीं, हमें नॉलेज मिलेगी। चीजें नहीं मिलती, हमें नॉलेज मिल रही। अब आप बाकी प्लैनेट्स को भी देख लीजिए। जुपिटर के बारे में कहा गया, ही हु वर्शिप्स प्लैनेट जुपिटर विल इंक्रीज राइटियसनेस। अगर आप जुपिटर को वर्शिप करोगे तो आप एक्चुअल में रिलीजियस हो जाओगे। रिलीजियस का मतलब धार्मिक नहीं है। रिलीजियस का मतलब है कि जुपिटर, जिसके पास डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, जब आपके पास वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज आ जाएगी, तो आप हर कर्म को राइटियस तरीके से, सही तरीके से करोगे, जो परमात्मा चाहता है। राइटियस का मतलब क्या है? वो कानून जो परमात्मा का है, परमात्मा के कानून के हिसाब से हमें कर्म करना है। पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है टू फुलफिल आवर डिजायर्स एंड वी विल बी लकी। क्योंकि जुपिटर का संबंध आप सब जानते हो उन डेस्टाइन्ड चीजों से है। यहां लक का मतलब भाग्य नहीं है, वो डेस्टाइन्ड चीजें जो पिछले जन्मों में हमारे किए गए कर्मों के द्वारा हमें अर्जित होती हैं। ये सेंटेंस मेरा आप नोट कर लें। लोग भाग्य को बहुत अजीब तरीके से डिफाइन करते हैं। जो चीजें हमने पिछले जन्मों में अपने कर्मों द्वारा अर्जित की हैं, वो जन्म के समय हमें मिल जाती हैं और वो ही हमारी डेस्टिनी होती है। आगे बात करते हैं शनि के बारे में। शनि के बारे में आप सब जानते हो कि बहुत उल जलूल बातें शनि के बारे में बोली जाती है। शनि को तो ऐसे लेबल कर दिया जाता है कि इससे बुरा प्लेनेट हो ही नहीं सकता। मगर अब आप देखिए, जो शनि को जानने का प्रयास करेगा, शनि को समझने का प्रयास करेगा, वो ही शनि को वर्शिप करेगा। और जो भी शनि को वर्शिप करेगा, उसको क्या मिलेगा? He who worships planet Saturn will be free of sorrow. उसके दुख कम हो जाएंगे, मिजरी कम हो जाएगी, एंड हिज लाइफ विल बी स्ट्रक्चर्ड। क्योंकि डिसिप्लिन का प्लेनेट है, हार्डवर्क का प्लेनेट है। अब आप देखिए, उसकी लाइफ ऑर्डरली हो जाएगी, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी। राहु से भी बहुत डराया जाता है। राहु के बारे में ऋषियों का विचार, अब आप वो भी सुन लीजिए। He who worships राहु is free of fear. देखिए, अब राहु को जो वर्शिप करेगा, वर्शिप करने का मतलब क्या है? हम राहु की उन चीजों को जो हम ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि ग्रहण करने से हमें क्या मिलेगा? हमें वो अंडरस्टैंडिंग, वो नॉलेज, वो समझ मिल जाएगी, जिससे जो वो डर हैं, जो हमारे मन की उपज होते हैं। क्योंकि राहु कहां से बनता है? राहु बनता तो हमारे मन से ही है। हमारे मन से ही राहु का जो भय है, जो फियर साइकोसिस है, ये हमारा मन बनाता है। और राहु को अंडरस्टैंड करने से, राहु को वर्शिप करने से, वी विल बी फ्री ऑफ फियर एंड डिजीज एंड विल फाइंड आवर फ्यूचर। और हमें, क्योंकि राहु हमारा फ्यूचर है, सो हम अपने फ्यूचर के पास पहुंच जाएंगे। उस
एक्वेरियस एनर्जी, उस कुंभ की एनर्जी के पास पहुंच जाएंगे जहां पर अमृत का खजाना पड़ा है। तो आपको सबको वो अमृत का खजाना मिल सकता है। देन बात करते हैं आखिरी प्लेनेट, वो है केतु। केतु के बारे में ऋषियों का व्यू पॉइंट क्या है? ही हु वर्शिप्स केतु विल बी हैविंग ट्रांसेंडेंटल विजडम। ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है? जो लोग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, यानी कि किसी भी चीज से पार पाने की क्षमता। राहु क्या है? राहु हमारा पास्ट है। अब पास्ट में तो हम जी नहीं सकते। जो लोग पास्ट में जीना चाहेंगे वो अपनी लाइफ को हेल ही बनाते हैं। पास्ट में हम जी नहीं सकते, मगर विचारों में हम अपने पास्ट में चले जाते हैं। मतलब यहां पर क्या है कि हमें अपने पास्ट को ट्रांसेंड करना है, उसके पार जाना है, और पास्ट के पार प्रेजेंट है। और जैसे ही हम अपने प्रेजेंट में जाएंगे, हम अपने फ्यूचर की तरफ चले जाएंगे। अब इसी सब्जेक्ट को और आगे डीप में हम देखते हैं। देखिए, हमारे प्लेनेट फिक्स होते हैं किसी खास नक्षत्र में। अब नक्षत्र की अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो क्या आप प्लेनेट को वर्शिप करोगे या नक्षत्र? क्योंकि ये फिक्स स्टार्स हैं, यहां पर कोई चेंज नहीं है। प्लेनेट तो अपनी जगह बदल सकता है। प्लेनेट उच्च भी हो सकता है, प्लेनेट नीच भी हो सकता है, प्लेनेट किसी राशि में जा सकता, मगर नक्षत्र तो एक जगह पे फिक्स होते हैं और नक्षत्रों की क्वालिटीज भी फिक्स होती हैं। अब जब प्लेनेट नक्षत्र में फिक्स है, तो ऋषियों ने नक्षत्रों के बारे में भी हमें बहुत कुछ बताया कि नक्षत्रों के ये कैरेक्टर्स हैं। और ये बातें ऋषियों ने ही हमें बताई कि जैसे एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए हम प्लेनेट को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं, मगर नक्षत्रों में उन्होंने बहुत से सिंबल्स इस्तेमाल कर दिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक दो नक्षत्र आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप सोचिए, आपका कोई प्लेनेट माघा नक्षत्र में है। माघा नक्षत्र मैंने क्यों लिया है? ये मेरा बहुत प्यारा नक्षत्र है। मेरे को माघा और भाद्रपद में बहुत इंटरेस्ट है, ये मेरे अंदर का सब्जेक्ट है। सो सिंबल यहां पर माघा नक्षत्र में क्या है? सिंबल ऋषियों ने यूज किया रॉयल थ्रोन विद ए पेलंक्विन, एक सिंहासन जिसके ऊपर पालकी भी है। यानी कि आपको सिंहासन भी दे दिया और ऊपर से प्रोटेक्शन भी दे दी। प्लेनेट सिंबल यहां पर कौन है? प्लेनेटरी सिंबल है यहां केतु। डीटी, अब डीटी कौन है? यहां आपके पूर्वज, आपके इंसेस्टर्स, आपके पितृ। पितृ यहां पर आपके डीटी हैं। गण क्या है? गण यहां राक्षस है। अब आप देखिए, एक तरफ राजा का नक्षत्र, रॉयल थ्रोन, पितृ, केतु, मगर गण कौन से एसोसिएट हो गए? राक्षस। पुरुषार्थ क्या है? अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? मेटीरियल चीजें, जिससे हम अपनी दुनिया चलाएंगे। अब राजा के लिए, राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा के लिए कार्य करना। अब प्रजा के लिए कार्य करके उस अर्थ को बनाना जिससे वो प्रजा का पेट भर सके। अब आप देखिए, ऋषियों ने सिंबल्स दिए पर्पस के लिए। वर्ण उन्होंने इसके साथ एसोसिएट कर दिया शूद्र का, क्योंकि राजा को, वो राजा है मगर उसको कार्य शूद्र की तरह करना है। एलिमेंट यहां पर क्या है? एलिमेंट है यहां पर वाटर, अपाह, पानी। अब आप देखिए, बाहर से देखने में राजा, गण उसका राक्षस, संबंध उसका पितरों से, कार्य कर रहा है मेटीरियल पैसे की चीजों के साथ, मगर उसका एलिमेंट क्या है? इमोशंस, पानी। अब आप देखिए, ये दिल वाला राजा है। फिर त्रिमूर्ति की बात करते हैं, तो त्रिमूर्ति यहां पर सिर्फ तीन ही आप जानते हो। त्रिमूर्ति में तीन एनर्जीज हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्रिएटर एनर्जी है, उसके बाद मेंटेनर एनर्जी है, और तीसरी एनर्जी जो उसके साथ एसोसिएट होती है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी या शिव की आदि शक्ति की एनर्जी। सो यहां पर जो एनर्जी ऋषियों ने एसोसिएट करी, वो करी क्रिएटर ब्रह्मा की। एनिमल उन्होंने एसोसिएट कर दिया मेल रैट को, क्योंकि यहां पर खोज है, एक्सप्लोरेशन है। बर्ड यहां पर एसोसिएट किया ईगल। ट्री एसोसिएट कर दिया बनियन ट्री। भाव लॉर्ड, ये सब आप जानते हो कि ये सूर्य का है। अब आप देखिए, हमारे पास नक्षत्र में कितनी चीजें ऋषियों द्वारा दे दी गई। अब
क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या सभी चीजों को हमें वर्शिप करना है? मगर उस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम एक नक्षत्र की और चीजों को देख लेते हैं, और वो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। ये भी नक्षत्र मेरा बहुत प्यारा नक्षत्र है। सिंबल यहां पर है अ पेयर ऑफ स्नेक्स इन वाटर। यहां भी इमोशंस हैं, क्योंकि ये मीन राशि का नक्षत्र है तो पानी तो है, और यहां पर पेयर ऑफ स्नेक्स हैं। स्नेक्स को अगर हम राहु के साथ ब्लेंड करके इस एनर्जी को समझने का प्रयास करते हैं तो यहां पर ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आ जाती है। ठीक है, प्लेनेट यहां पर कौन है? प्लेनेट शनि है। ये शनि मतलब यहां पर प्लेनेट है। डीटी क्या है? अहिर्बुधन्य। अहिर्बुधन्य के बारे में बहुत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यहां पड़ी है। वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या है? अहिर्बुधन्य को बहुत बड़ा सर्प के बारे में बोला जाता है, मगर अगर आप इसका वर्डली मीनिंग समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा। अहिर का मतलब है जहां पर रात्रि खत्म होती है, यानी कि अहिर्निश। जब रात्रि खत्म होती है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं सुबह के वो समय की जो 3 से 4 बजे का समय है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। ये वो अहिर्बुधन्य, यानी उस समय में अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा बुद्ध, हमारी इंटरनल जो समर्था है वो जागृत होती है और हम बुद्ध बन सकते हैं। अहिर्बुधन्य यानी कि वहां पर मेडिटेशन करने से एक नॉर्मल इंसान भी बुद्ध जैसा बन सकता है। अब गण यहां पर देखिए, माघा में गण था राक्षस, यहां गण है मनुष्य। पुरुषार्थ वहां अर्थ था, यहां पुरुषार्थ काम है। यानी कि काम का मतलब है, काम के दो अर्थ होते हैं, काम वासना भी है और काम कर्म भी है। ये दोनों मीनिंग यहां अप्लाई होते हैं। वर्ण है यहां पर क्षत्रिय, एलिमेंट है यहां आकाश, ईथर, यानी जो कुछ भी है सब हवा में है। और राहु का वैसे भी आजकल आप सब समझते हो कि राहु का संबंध ईथर के साथ ही है। चाहे आप इंटरनेट की बात कर लीजिए या आप उन साइंसेस की बात कर लीजिए जो राहु से संबंधित है, सबका रिलेशन आकाश ईथर से है। त्रिमूर्ति यहां पर विष्णु है, एनिमल फीमेल काऊ है, बर्ड आउल है, ट्री नीम है, और भावलॉर्ड यहां पर जुपिटर है। अब आप देखिए ये कितने सिंबल्स अब यहां पर आ गए। अब आप फिर दोबारा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैंने कहा कि अगर आप प्लेनेट को वर्शिप करते हो तो आपको उस प्लेनेट की इंटरनल एनर्जीज, जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी नॉलेज हमें मिल जाती है। मगर जब हम नक्षत्र की चीजों में जाते हैं तो दोबारा से फिर कंफ्यूजन आ जाती है। अब हम किस किस की वर्शिप करें? क्या हम डीटी की वर्शिप करें? क्या हम प्लेनेट यानी कि जो ग्रह है, जो उसका लॉर्ड है, उसकी वर्शिप करें? या जो बाकी सिंबल्स हैं? अब इसमें यह भी है, बहुत से इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी कि जी आप भाद्रपद में नीम का पेड़ लगा लो, आपका नक्षत्र अच्छा हो जाएगा। बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप उल्लू की उपासना कर लो, आपका नक्षत्र अच्छा हो जाएगा। फीमेल काऊ की उपासना कर लो, आपका नक्षत्र अच्छा हो जाएगा। आप आकाश की उपासना कर लो। अब ये जो चीजें हैं, ऋषियों ने कभी ये बात नहीं बोली। ऋषियों ने ये कहा क्योंकि ये जो हमारा ज्योतिष का सब्जेक्ट बना था, ये बना है वेदों से। वेदों के टाइम आप देखो, सिर्फ एक प्रकृति थी और उसको उपासना करने योग्य परमात्मा था। हम उस समय हवन यज्ञ करते थे, तो उसमें जो सिंबल्स ऋषियों ने यूज किए, तो वो सिंबल्स भी उसी समय से लिए गए हैं। इसमें वो मूर्तियों वाले सिंबल नहीं है जो आजकल जो मॉडर्न डे रिलीजियस चीजें हैं, जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, वो वहां पे आपको नहीं मिलेंगे। आपको नेचर की चीजें मिलेंगी। मगर नेचर की चीजों को वर्शिप करना, अब हम अगर हवन यज्ञ की बात करेंगे तो वहां पर हम नेचर की चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। हम जो हवन सामग्री में चीजें डालते हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से ही ली हुई होती है। हम उन्हीं को होम करते हैं, हम उसमें घी का इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं। मगर ऋषियों ने उस टाइम की नॉलेज के हिसाब से उन्होंने कभी नहीं कहा कि जी हम उस प्लांट को सर्कल करना शुरू कर दें, उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दें। अगर आगे पीछे घूमेंगे तो वो प्लेनेट खुश हो जाएगा।
अगर हम फीमेल काऊ की उपासना करेंगे तो हमारा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र अच्छा हो जाएगा। हाँ, फीमेल काऊ की उपासना करेंगे तो काऊ से हमें बहुत अच्छी चीजें मिल सकती हैं, वो आपको मिल जाएंगी। मगर अब विष्णु भी परमात्मा की तरह एक ऐसी एंटिटी है जो रियल में तो है नहीं। जो कोई भी एंटिटी हमें रियल में है, उसको उपासना के बजाय मेरा मत यहां पर यह है कि हमें उन चीजों को समझ में लाना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ऋषि उन सिंबल्स के माध्यम से हमें समझाना क्या चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हमें उन प्लैनेट से, उन नक्षत्रों से कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी अच्छी चीजें ग्रहण करनी है। पर्पस तो ग्रहण करने का है, पर्पस यहां पर उपासना करने का नहीं है। पर्पस उनकी अच्छी चीजों को ग्रहण करना है। और अगर हम अच्छी चीजों को ग्रहण करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि अच्छी चीजें ग्रहण करेंगे तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी डेफिनेट बात है डेवलपमेंट भी होगी और एलिवेशन भी होगी, क्योंकि एलिवेशन तो हमारी कर्म के माध्यम से है। हाँ, अगर हम पर्टिकुलरली एक ही चीज करते जाएंगे, वो है साधना। तो अगर हम साधना करते जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर एनर्जी को आप वो कर रहे हो, उपासना उसकी कर रहे हो, और पर्टिकुलर एनर्जी की उपासना करने से वो प्लेनेटरी एनर्जी जिसको आप ग्रहण कर सकते हो वो आपके पास भरपूर मात्रा में इकट्ठी हो जाएगी। अब ये चीज वैसी ही है जैसे गर्मी आती है, हम एसी चला लेते हैं, तो एसी की जो ठंडक है वो ही हमारा वातावरण बन जाता है, हम उसी ठंडक को ही तो ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं, चाहे वो हम बार बार रेपिटेशन ऑफ मंत्रा से कर रहे हैं। अब मंत्र का तो मतलब ही एक ही है कि बार बार एक चीज को रिपीट करना जिससे आपका मन सध जाए, साधना के लिए है। कर्मों से हम तप करते हैं, तप करने से क्या होता है, हमारी इंटरनल इंप्योरिटीज निकल जाती हैं, ये वो टेम्परिंग हमारी हो जाती है। मगर इस सब के बावजूद भी हमारी प्लेनेटरी एनर्जीज ना एनहांस होती हैं ना डिक्रीज होती हैं। किसी साधना करने से ऐसा नहीं होने वाला कि आपका प्लेनेट नीच है वो उच्च का हो जाएगा, आपका प्लेनेट वीक है स्ट्रांग हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, आपको ये पता लग जाएगा कि आपके उस पर्टिकुलर प्लेनेट के पास आपको ग्रहण करने योग्य समर्था क्या है और आप उस प्लेनेट से कितना कुछ ग्रहण कर सकते हो। और जो कुछ भी आप ग्रहण करोगे उपासना के माध्यम से वो आपके लिए हमेशा शुभ ही होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा की दी हुई कोई भी चीज गलत हो ही नहीं सकती, वो हमेशा शुभ होती है। उपासना हमेशा शुभ है, मंत्र हमेशा शुभ है। मगर मंत्रों के माध्यम से हमें ये इग्नोरेंस पैदा नहीं कर लेनी कि जी हमने 10 बार ये मंत्र बोल लिया, 100 बार ये मंत्र बोल लिया, 1000 बार ये मंत्र बोल लिया तो हमारा प्लेनेट अच्छा हो जाएगा। नहीं होने वाला। प्लेनेट आपका अच्छा तब होगा जब आप उस प्लेनेट को अंडरस्टैंड करोगे, उसकी ग्रहण करने योग्य एनर्जी को ग्रहण करोगे, तब वो प्लेनेट आपके लिए अच्छा होगा। और उस एनर्जी को ग्रहण करके अपने कर्मों में सम्मिलित करोगे, तब आपके कर्म अच्छे होंगे। और आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनि को आपको फल देना पड़ेगा। और शनि का फल आपको मालूम है कि निश्चित फल है, श्योर शॉर्ट फल है। ये वो चीज है जहां से आपको चीजें मिलती हैं। उपासना से ये बेनिफिट आपको होगा। सिर्फ ये नहीं है कि जी लोग बोल देते हैं आप 108 बार मंत्र बोल लो, 1008 बार बोल लो, 11 लाख बार बोल लो। इतना करने से अब आपकी सारी मिजरीज आपकी खत्म होने वाली हैं, कभी नहीं होती। और प्रत्यक्ष आपके सामने डेली आपको मिलता है, आपको ये बातें पता भी हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में एक चीज बैठी होती है कि शायद कोई काम ऐसा है जो हो जाएगा, हम साधना करेंगे तो ये पर्टिकुलर पावर हमें मिल जाएगी। अब आप देखिए ऋषियों ने प्लेनेट के माध्यम से क्या बताया कि अगर आप प्लेनेट को वर्शिप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है। जो आपको मिल सकता है वो ही तो मिलेगा।
आप उस यूटोपियन वर्ल्ड में उस माया जाल से वो चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हो जिससे पता नहीं आपको क्या मिल जाए, वो नहीं मिलने वाला दर्शकों। सो उस माया जाल से, उस भ्रम जाल से अपनी बुद्धि को भी मुक्ति दो, और उससे होगा क्या, फिर आप मंत्र जाप करो, फिर आप उपासना करो, आप हवन यज्ञ करो, प्रकृति के साथ रहो, उन एनर्जीज को समझो और उन एनर्जीज को ग्रहण करो, या अपने आप को अंदर से खाली कर लो जिससे वो एनर्जीज आप में ग्रहण हो जाए, आपके अंदर आ जाए, आप उन एनर्जीज को इम्बाइब कर लो। सो दर्शकों, इस छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बहुत सी क्लैरिफिकेशंस देने का प्रयास किया। आशा करता हूं ये विचार, ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी, और जो दर्शक हमारे इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं या जो नए दर्शक हर वीडियो के साथ जुड़ते हैं, उन सभी से मेरा एक निवेदन है कि ये अकेला प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ और सिर्फ वैदिक नॉलेज की बात की जाती है। सो आप सबसे निवेदन है कि इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एस्ट्रो इंटेलिजेंस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुंचे। और जो दर्शक मेरे साथ इस यात्रा में चलना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, या अपनी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881164480, जिसके माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो। जब आप फोन करोगे तो वहां पर आपकी बात मेरे बेटे मनु से होगी, उसी के माध्यम से आपका संपर्क मेरे से होगा। सो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोविड की घड़ी में अपनी नॉलेज को और ज्यादा डीप बनाइए। आइसोलेशन में अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी नॉलेज को सही दिशा दे सकते हैं। सो माया जाल, भ्रम जाल, इससे आप निकलिए, अच्छी नॉलेज लीजिए और ज्यादा पढ़िए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए और इस कोविड की महामारी को भगाइए। हालांकि कोविड भागने वाला नहीं है, मगर आप अपने शरीर को मतलब इससे स्वस्थ रख सकते हैं या इस बीमारी को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। सो इसी आशा, विश्वास और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।